अब तक हमने सुना कि आदित्य जैसे ही क्रिप्टॉन पर आता है तो सबसे पहले उसका सामना ग्रैंड मास्टर से होता है और उसके बाद एक बेहद ही खतरनाक गोल्डन कछुआ उसके पीछे पड़ जाता है जिससे वो बाल बाल बचता है। लेकिन जब उस एलियन की मृत्यु होती है तब आदित्य के सामने बहुत सारे रहस्य आते हैं। सेलेस्टियल बीइंग, लाइफ जीनेसेंस और एक ब्लैक क्रिस्टल जिसके बारे में आदित्य न तो कुछ जानता था और न ही कभी कुछ सुना था। अब आगे आदि यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में फिर से कुछ आहट गूंज उठती है। लेकिन इस बार वह आहट किसी एक पर्सन या एक एलियन की नहीं थी। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे जमीन खुद काँप रही हो, मानो एक पूरी की पूरी आर्मी उसकी तरफ बढ़ रही हो। सैकड़ों कदमों की तेज आवाज़ भारी और तालमेल के साथ चलती आवाज़ें जंगल की खामोशी को चीरती हुई सीधे उसकी तरफ आ रही थी। आदि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह फुर्ती से दोनों क्रिस्टल को अपने जेब में डालता है और बिना एक भी पल गंवाए पेड़ की गुफा से बाहर निकल आता है, यह देखने के लिए कि अब कौन सी नई मुसीबत उसकी किस्मत में लिखी है। जैसे ही वह बाहर आता है उसकी आंखें सामने की नज़ारे को देखकर सन्न रह जाती है। उसकी नज़र काले रंग के विशालकाय चींटियों के एक अंतहीन सैलाब पर पड़ती है। आदित्य से करीब 500 मीटर की दूरी पर सैकड़ों ब्लैक एंट्स जमीन को रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी। हर एक चींटी का साइज लगभग एक घोड़े के बराबर था और उनकी रफ्तार बेहद डरावनी, हद से ज़्यादा तेज। वे जिस रास्ते से गुजर रही थी वहाँ पेड़ भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। मोटे मोटे तने टूटते हुए जमीन पर गिर रहे थे। यह सब देखकर आदित्य की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके गले से जैसे सांस अटकने लगती है। अभी कुछ ही समय पहले वह मौत के मुंह से वापस लौटा था और अब उसके सामने एक नया और भयानक मुसीबत खड़ी थी। इस बार दुश्मन कोई एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों थे। अगर एक या दो काली चींटियों से उसका सामना होता तो शायद वह बचने की कोई उम्मीद भी कर सकता था। लेकिन सामने जो मंजर था उसे देखकर आदित्य खुद को पहले ही मरा हुआ मानने लगा। इस बार वह पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकता था क्योंकि वहाँ भी बचने का कोई रास्ता नहीं था। पल पल वे चींटियाँ उसके और करीब आती जा रही थी और हर गुजरता सेकंड उसकी धड़कनों को तेज कर रहा था। अब आदित्य के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो यहाँ से भागने या छिपने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा बैठे, या फिर मार्वल के अपने फेवरेट कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका की तरह आखिरी सांस तक इन चींटियों के झुंड से लड़ जाने में झोंक दें। और जैसा आपने सोचा, आदित्य लड़ते हुए मरने को तैयार था लेकिन भागने को नहीं। वह तेजी से सोचने लगता है कि उसके पास ऐसा क्या क्या है जो उसकी इस आखिरी लड़ाई में मदद कर सके। तो उसे खन्ना अंकल के दिए हुए चाकू के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। आदित्य चाकू को हाथ में लेकर लड़ने के लिए खुद को तैयार ही कर रहा था कि तभी उसे गोल्डन कछुआ की डेविल सोल की याद आती है। उसे पता था कि डेविल सोल से हथियार, पंख या कवच मिलता है। आदि तुरंत चेक करने लगता है कि गोल्डन कछुआ के डेविल सोल का टाइप क्या है। वह मन ही मन दुआ कर रहा था कि काश उसे पंख मिल जाए। लेकिन तभी उसकी कानों में एक ठंडी यांत्रिक आवाज़ गूंजती है। सेलेस्टियल बीइंग गोल्डन कछुआ के डेविल सोल का टाइप कवच। कवच सुनते ही आदि का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। पंख की जगह अगर हथियार भी मिल जाता तो लड़ाई में थोड़ी मदद हो जाती। लेकिन यह कवच आखिर उन चींटियों के सामने क्या ही कर पाएगा जिनके सामने इतने विशाल विशाल पेड़ तक टिक नहीं पा रहे हैं। फिर भी हालात को देखते हुए आदित्य उस कवच को पहनने का फैसला करता है। कवच पहनते ही उसके शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसका पूरा शरीर चारों तरफ से कसकर पैक हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें और उसका मुंह भी कवर हो जाता है।
लेकिन मज़े की बात यह है कि उसे ना ही देखने में कोई दिक्कत हो रही थी और ना ही सांस लेने में। उल्टा उससे बॉडी पहले से भी कहीं ज़्यादा रिलैक्स और फुर्तीली लगने लगती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है मानो यह कवच खास उसी के लिए बनाया गया हो। आदित्य को अब थोड़ा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसके पास हथियार तो था ही, चाहे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन कवच के नाम पर अब भी उसके पास सिर्फ मिलिट्री जैसा सूट था, जिसका डिफेंस भी लो था और लड़ाई करने में और भी ज़्यादा बदतर प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। आदित्य एक हाथ में धारदार चाकू को कसकर पकड़ता है और गोल्डन सूट को पहने हुए उन चींटियों की तरफ दौड़ पड़ता है, जो खुद भी पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रही थी। माहौल पूरी तरह से टेंस्ड हो चुका था। एक तरफ आदित्य था पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उसके पास अब इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ 100 से भी ज़्यादा ब्लैक एंट्स का झुंड, जिनमें से हर एक का वजन आदि के वजन से दोगुना या दुगुना था। आदि सबसे आगे चल रही एक काली चींटी पर चाकू से वार करता है। उसका वार असर भी दिखता है। चाकू लगते ही चींटी 2 टुकड़ों में कट जाती है, लेकिन उसी पर दर्जनों भारी पैर आदित्य के ऊपर आ जाते हैं। वो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जिस एलियन को आदि ने घायल किया था वह वहीं पैरों के नीचे कुचलकर मर जाता है। हैरानी की बात यह थी कि बाकी की चींटियां आदि पर हमला करने की बजाय बस आगे बढ़ती चली जाती हैं। उसका वजन देखने में तो बेहद ही खतरनाक, बेहद ही ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि आदि को जरा से भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी बहन के साथ पिल्लो फाइट कर रहा हो। दर्द बिल्कुल नहीं, सिर्फ धक्के लग रहे थे, जिसकी वजह से वह इधर से उधर लुढ़कता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों पैरों की ठोकरें खाकर आदि एक साइड में गिर जाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि वे एलियंस उस पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि वह खुद ही उनके रास्ते में आ गया था। यह समझकर आदित्य को थोड़ी राहत और खुशी भी होती है, और साथ ही साथ उसका कवच कितना स्ट्रॉन्ग है यह जानकर और भी ज़्यादा वो खुश होता है, क्योंकि उस पर खरोच तक नहीं पहुंचा पाए थे वो। आदि खुद को और साइड में कर लेता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये ब्लैक एंट्स जा कहाँ रही हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वे या तो किसी से भाग रही थी या फिर किसी चीज़ की ओर खींची चली जा रही थी। तभी आदि के दिमाग में ख्याल आता है, जब एक भी ब्लैक एंट का ध्यान उसकी तरफ नहीं है तो क्यों न 1-2 को मार लिया जाए ताकि खाने का इंतजाम हो सके। वह जमीन पर पड़ी चाकू को उठाता है और अपने पास से गुजर रही एक चींटी पर हमला कर देता है। पिछली बार जिस एंट पर उसने हमला किया था वह एक ही वार में अधमरी हो गई थी, लेकिन यह एंट उससे छोटी थी और आदित्य के वार से उसकी स्किन पर बस हल्की सी चोट ही आई। वह एलियन गुस्से में आ जाता है। वह आदित्य को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, अपने सर को जितना हो सके, अपने मुंह को जितना हो सके उतना बड़ा खोलकर आदित्य के सर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दांतों का आदित्य के गोल्डन कवच पर जरा सा भी असर नहीं होता। इसी दौरान आदित्य को मौका मिल जाता है। वह चाकू से ब्लैक एंट की गर्दन पर जोरदार वार करता है, क्योंकि वही हिस्सा एंट्स का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। आखिरकार एंट 2 हिस्सों में कट जाती है कुछ वार के बाद। हालांकि आदित्य का सिर अब भी उस चींटी के मुंह में फंसा हुआ था, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर पर कोई अजब सा मुकुट सजा हो। तभी उससे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, बीटा एलियन ब्लैक एंट मारा गया। आपको इसकी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है, लेकिन इसका मीट खाया जा सकता है। 0 से 10 जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम करें।
एक ही दिन में 2 एलियंस के मरने से आदि खुश भी था, लेकिन डेविल सोल ना मिलने पर थोड़ा उदास भी। वह थोड़ी देर रुककर एक और एलियन मारने के बारे में सोचता है, लेकिन तब तक सारे ब्लैक एंट्स वहां से जा चुके होते हैं। आदि जल्दी से दोनों एंट्स की बॉडी उठाकर रखने ही वाला था कि उससे फिर से कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, लेकिन इस बार ये आवाज़ें एलियंस की नहीं थी। इनमें से इंसानों की हलचल भी शामिल थी। आदि फौरन साइड में छुप जाता है। उसे डर था कि कहीं ये ग्रैंड मास्टर या उसके लोग न हों। तभी उसकी नज़र 10 से 12 लोगों पर पड़ती है, जो सभी एलियंस की सवारी कर रहे थे और पूरी तरह हथियारों से लैस थे। उसी ग्रुप का एक लड़का उसी ग्रुप के एक लड़की से, जो उस ग्रुप के लीडर भी लग रही थी, उससे बोलता है, यह देखो अवनी, यहाँ पर ब्लैक एंट्स की बॉडी है जिसको चाकू या तलवार से मारा गया है। आखिर कौन है यह अवनी? कौन है ये लोग? क्या आदित्य फिर से कोई नई परेशानियों से जूझने वाला है, या यहाँ से आदित्य के लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए $1 एक सुरवीर, ओनली ऑन फैनफ्लिक्स FM पर।